नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ सीधी निवासी सुदर्शन विक्रमादित्य पांडे से। इन्होंने एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा पास की है और इनका चयन आबकारी निरीक्षक के पद पर हुआ है। सुदर्शन जी, ये बताइए कि आपका ये कौन सा प्रयास था और आप कितने सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। ये मेरा पहला ही प्रयास था जिसमें चयन हुआ। कुछ तकनीकी कारणों इसका रिजल्ट रुका हुआ था, थोड़ा बाद में आया। तैयारी मैंने 2018-19 से शुरू की थी, 19 से शुरू की थी। तो 19 में, ये 20 में इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था, फिर एक साल बाद मेंस हुआ था, फिर थोड़ा सा रिजल्ट थोड़ा रुका रहा। तो इसका रिजल्ट आया और फाइनली इसमें मेरा चयन हुआ। आप अपनी तैयारी के बारे में बताइए कि आप कैसे तैयारी करते थे, क्या आपने कोचिंग की थी, तैयारी का शेड्यूल क्या था? जी। मैंने 2019 में तैयारी शुरू की थी। पहले तो सबसे पहले सिलेबस को निकाला और समझा कि कैसे होता है तैयारी, इसका लेआउट कैसे होता है, सब कुछ बनाया। फिर इसके लिए जो भी मटेरियल्स होते हैं, हर एक यूनिट या हर एक टॉपिक के लिए उसमें टॉपिक हुआ करते थे, पार्ट ए पार्ट बी। तो उसके लिए कौन से मटेरियल कहाँ से पढ़ना है, सोर्सेस क्या हैं इसके लिए, ये सब चीज़ें मैंने इकट्ठा की। फिर एक शेड्यूल बनाया कि एक दिन में हमें कितना पढ़ना है, उसका टारगेट फिक्स किया। फिर इस हिसाब से मैंने तैयारी शुरू की। जैसे सुबह 2 घंटे हो गया, शाम को 2 घंटे और रात में 3 घंटे, तो ऐसे 6-7 घंटे का मेरा रहा करता था। हर दिन ये शेड्यूल फ़ॉलो नहीं हो पाता था। मान लीजिए कोई काम आ गया या कोई चीज़ें कोई ऐसा जी। आवश्यक काम आ गया, तो वो व्यवधान हो गया, लेकिन तैयारी से मैं कभी कटा नहीं। तैयारी मेरी लगातार बनी ही रही। तो एक कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं, जो सभी लोग बताते हैं इस फ़ील्ड में कि कंसिस्टेंसी सिलेक्शन जी, के लिए बिल्कुल। सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण टूल है। वो मेरे साथ रही, तो उसका परिणाम अंततः मिला। जी। भैया, ये बताइए कि आप ने प्री की तैयारी क्या रही और मेंस की तैयारी क्या रही? मतलब प्री के लिए कुछ आपने अलग से तैयारी की थी, मेंस की तैयारी के साथ में उसकी हो गई जी। थी, और कैसे उत्तर लिखने चाहिए? जी। देखिए, मैंने तो मेंस की तैयारी की सबसे पहले, है ना? और जो मैंने पता किया और बाकी लोगों से पूछा या ऑनलाइन किसी के इंटरव्यू वगैरह देखे, तो समझ में आया कि मेंस की तैयारी ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रीलिम्स की तैयारी मेंस की तैयारी के साथ ही होती है। मेंस का सिलेबस क्या होता है, बहुत ही विस्तृत होता है और इसमें आपको गहराई के साथ अध्ययन की आवश्यकता रहती है। जब आप गहन और विस्तृत अध्ययन करते हैं, तो हर एक विषय की या हर एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उसकी आपको अच्छी और समग्र जानकारी हो जाती है। तो इससे आपका प्रीलिम्स 70 से 80% अच्छा तैयार हो जाता है। तो जब प्रीलिम्स में आपके पास कठिन प्रश्न आते हैं, जहाँ पे आप लड़खड़ाते हैं या जहाँ पे आपको उत्तर नहीं सूझता है, तो वो जो मेंस की तैयारी रहती है, उसी के माध्यम से आप उन जो प्रश्नों को एलिमिनेट करते हैं और उसका सही उत्तर आप लगा पाते हैं। तो इस तरह से मेंस की तैयारी मुख्य होती है। जब नोटिफ़िकेशन आता है, उस समय प्रीलिम्स में जो भी एक्स्ट्रा कुछ भी टॉपिक हैं, जो मेंस में नहीं है, अलग से दिए गए हैं, उन टॉपिक को उस समय 2-3 महीने जो रहता है अपने पास, उसमें अपन पढ़ लेते हैं और प्रीलिम्स अपना निकल जाता है। तो मैं सभी को यही बताऊँगा कि मेंस पे आप फ़ोकस करिए, मेंस अच्छे से तैयार कर लीजिए और जब प्रीलिम्स का टाइम आए, तो उसके 2-3 महीने पहले प्रीलिम्स पढ़ लिए। जितने भी लोग हैं, सब यही 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 चीज़ फ़ॉलो करते हैं। मेंस पढ़िए, मेंस आपका तैयार होगा तो प्रीलिम्स निकल जाएगा या निकलने में आसानी होगी। सर, जैसे कि मेंस के जो क्वेश्चन रहते हैं, बहुत लोग सेम ही लिखते हैं, लेकिन ऐसा क्या लिखा जाए, किस तरह से लिखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए और सिलेक्शन तय हो जाए? जी, मेरे जैसे मतलब जो भी मेंस मैंने दिए हैं, इंटरव्यू कॉल सब में हुआ है, तो उसमें जो मैंने तकनीक अपनाई थी, उसका मुख्य यही था कि टू द पॉइंट लिखो। जितना आप हेड टू हेड लिखते हो, ज़्यादा प्रश्न, जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, अपने उत्तर में उसमें भटकाव नहीं होना चाहिए। जो प्रश्न पूछा गया है, आपका उत्तर उस प्रश्न को परिपूर्ण करता हो। तो प्रश्न में भटकना नहीं है कहीं उत्तर में, इधर-उधर की बातें नहीं लिखनी है। जो पूछा गया है, टू द पॉइंट वही लिखो। जो बड़े प्रश्न हैं, जिनमें आप विस्तार से या दीर्घोत्तरी रहते हैं, जिन्हें विस्तार से लिखना है, उसमें आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो और अंत में कंक्लूजन दे सकते हो। और अब तो जो नया फॉर्मेट आया है कि 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर हुआ है। उसमें 2 मार्कर में तो आप फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप उसी को लिखें। 7 मार्कर में आपको हल्का-सा इंट्रोडक्शन देना है और बाकी फिर पूरा मेन फॉर्मेट होना चाहिए बीच का। कंक्लूजन आखिरी में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई इसमें आवश्यक नहीं है। और जो 10 मार्कर है, वो आई थिंक 200 वर्ड्स का है, तो उसमें आप वही जो पुराना दीर्घोत्तरी का पैटर्न है कि इंट्रोडक्शन 4 लाइन में, फिर मेन बॉडी पे काम करना है, फिर अंत में कंक्लूजन। तो ये एक जो आइडियल आंसर लिखने की टेक्निक होती है, मैंने भी इसे फॉलो किया था और चयन चयन हुआ। हुआ। जी। भैया, ये बताइए कि इंटरव्यू के लिए भी कुछ खास तैयारी करनी चाहिए कि, और उसमें पूछते क्या है, मतलब कोर्स से संबंधित, या पूछते क्या है, और उसके लिए कुछ खास तैयारी? जी, जी, इंटरव्यू की तैयारी तो देखिए, जब भी आपका मेंस निकलता है, उसके बाद इतना पर्याप्त समय रहता है कि आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए पर्याप्त समय आपको मिल जाता है। तो उसके लिए अभी से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका मेंस निकल जाता है और इंटरव्यू कॉल आ जाता है,
उसके बाद आपको सबसे पहले तो एक व्यक्तिगत विवरण पत्रक जो आपको फॉर्म भर के जमा करना पड़ता है, उसमें जो-जो जानकारियाँ आप फिल करते हैं, उसका पूरा बैकग्राउंड वो सब पूरा तैयार कर लें। उसमें जो-जो जानकारी हो, उसके बारे में आपको उसका आद्योपांत अध्ययन आपको करना है, शुरू से लेकर अंत तक। दूसरी बात, जो भी आपका बैकग्राउंड है, जो आपका ज़िला है, जो आपका ग्रेजुएशन रहा है, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा है, आपके पापा की जॉब या आपने जो-जो भी चीज़ें अपने इस जर्नी के दौरान टैकल की हैं, उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो करंट अफ़ेयर होता है, वो हर एक इंटरव्यू का पार्ट होता है। कोई भी इंटरव्यू हो, उसमें क्वेश्चंस करंट अफ़ेयर से पूछे जाते हैं। और एक जो आपका जो ग्रेजुएशन होता है, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड का, चाहे एई का दें या फॉरेस्ट का दें या फिर है ना सिविल सर्विसेज़ का दें, कोई भी इंटरव्यू हो, उसमें आपका जो ग्रेजुएशन रहा है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएँगे। और जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का तो आवश्यक मतलब ये तो अत्यंत आवश्यक है कि क्वेश्चन पूछे ही जाएँगे। तो इन दोनों को आप ध्यान रखें, करंट अफ़ेयर्स से अपडेट रहें और बाकी जो भी आपकी बैकग्राउंड से संबंधित चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखें। और इसके बाद देखिए इंटरव्यू फिर इसके बाद चीज़ें जो हो जाती हैं उनके मन में जो है, अगर वो आपसे जो आंसर जानना चाहते हैं, वो वहाँ पे एट रैंडम आपको आंसर करना है, आप कभी उसको जान नहीं सकते। कुछ चीज़ें अपन अपने से तैयार कर सकते हैं, बाकी तो वहीं पे सब समझ में आता है। जी। को आप जैसा कि आपने बताया कि आपने कोचिंग नहीं की थी, सेल्फ स्टडी आपने जी। की, तो मटेरियल वगैरह कहाँ से आपने वो किया और किन किताबों का अध्ययन करना चाहिए? जी देखिए जी, मटेरियल उस समय बहुत मुश्किल से मिला करते थे, जो पब्लिकेशन चलते थे अब तो शायद बंद भी हो गए। तो यहाँ पे रह के मैंने किया था, फिर दृष्टि पब्लिकेशन एक आता है, उसकी मैंने बुक्स पढ़ी थी, कुछ उसमें नोट्स हरा करते थे, तो मैंने नोट्स मँगाए थे। लॉकडाउन का टाइम था, तो यहाँ पे मैंने लॉकडाउन में तैयारी की थी, मैं अकेले ही यहीं पे रहा करता था, सब लोग तो वहाँ के घर चले गए थे। तो और बाकी फिर और लोकल पब्लिकेशंस आते हैं, सभी लोग जानते हैं उसके बारे में, तो उनकी आप नोट्स चलते हैं, ले लें। और मैंने जो अभी तक अध्ययन किया पैटर्न का, क्वेश्चंस प्रीलिम्स हो या मेंस वही पूछे जाते हैं जो मार्केट में बुक्स चल रही हैं। तो आप किसी ऐसी बुक्स को आपको नहीं पढ़ना है जो आप सिर्फ़ आपके पास हो, है ना? उसके बारे में बाकी ना जानते हों। आपको ऐसी बुक्स पढ़ना है जिसे सब पढ़ रहे हैं, है ना? जो मार्केट में ट्रेंडिंग में हो, तो उन्हीं के माध्यम से आपको अपनी तैयारी करनी है। एक्स्ट्रा कुछ जो चीज़ें हैं जो यूपीएससी के दौरान यूज़ होती हैं या फिर किसी अन्य स्टेट पीसीएस में यूज़ होती हैं, उनको आप अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो पैटर्न रहा है या जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है, जो मार्केट में मटेरियल चल रहा है, आप उसी से पढ़ो। एक टॉपिक के लिए 2-3 सोर्स होने चाहिए, एक सोर्स से काम नहीं चलेगा, है ना? अगर आपको उस टॉपिक को अपने नॉलेज को समृद्ध करना है ना? बढ़ाना है, 2-3 या 3 सोर्स मैंने बनाए थे एक टॉपिक के लिए, कोई भी टॉपिक के लिए। तो इस तरह से आप अपने जो भी टॉपिक वाइज़ आप जो नॉलेज है, आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मतलब जो आपने पढ़ा है, वहीं से फँसने की संभावना रहती है। कोचिंग को आप ज़रूरी मानते हैं? बिल्कुल नहीं। आज के टाइम पे तो और नहीं। हो सकता है एक समय आवश्यक रहा होगा, पहले जब ये सोशल मीडिया और ऑनलाइन नॉलेज और ये सब नहीं था। पर वर्तमान में तो इतनी सारी ऑनलाइन फ्री क्लासेस हैं, इतने लोग यूट्यूब में शिक्षक लोग हैं और एक से एक बेहतरीन शिक्षक हैं, जो पढ़ाया करते हैं और कोर्सेज़ ऑनलाइन है, 200, 400, 500 रुपए में अच्छे मिल जाते हैं और उसमें हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से बताया जाता है। तो बिल्कुल नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है, पहली बात तो बुक्स से अगर आप पढ़ते हैं तो आप सही खुद ही समझ जाते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक या कोई विषय नहीं समझ में आता है, आप यूट्यूब या गूगल में सर्च करिए, अच्छे से अच्छा पीडीएफ में या नोट्स के फॉर्मेट में या वीडियो के फॉर्मेट में आपको नॉलेज मिल जाता है। और फिर सीबीएसई की वेबसाइट पे या फिर इग्नू की वेबसाइट पे, है ना, गवर्नमेंट ने इतना फ्री मटेरियल अवेलेबल करवा दिया है कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी, है ना, जो शायद किसी अच्छे से बुक में ना हो, वो वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप वहाँ से अपने सोर्सेज़ को बढ़ा सकते हैं। आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मटेरियल एक्चुअली क्या होता है, ढूँढना पड़ता है। हर एक चीज़ आपको मिली-मिलाई, बनी-बनाई नहीं मिल सकती। आपको उसके लिए थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी और बाकी आप अपने से पूरी तैयारी कर सकते हैं। आपके पिता एक शिक्षक हैं, आप लोअर मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, जी, तो तैयारी के दौरान आपको किस प्रकार की चुनौती आई? आप प्री-एम रहकर तैयारी करते थे, किराए से रहते थे, जी। कॉलेज की पढ़ाई थी, तो कैसी चुनौती आई है? जी, थोड़ा-सा चूँकि हम है ना निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो थोड़ा-सा आर्थिक समस्याएँ कुछ तो रहती हैं, कुछ क्या बहुत रहती हैं। अब वो चीज़ें हैं ना, ऐसी हैं कि जब आप डे टू डे लाइफ़ में रहते हैं, तो आप समस्याएँ वो करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। बाकी पिताजी ने अपने जो भी उनका सैलरी है, उस सैलरी में अपनी तरफ से बेहतरीन या उससे ज़्यादा ही कह सकते हैं, देने की प्रयास जितना संभव था उससे ज़्यादा उन्होंने प्रयास किया हुँ, और हमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी। जी, आज भी देखिए उन्होंने मतलब कोई ऐसा नहीं हुआ कि सेविंग की या फिर ऐसा सोचा कि नहीं-नहीं बच्चों पर ध्यान दिया हाँ, पूरा। उन्होंने कहा कि उनका मेन यही उद्देश्य था कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर लें, हम बचत करके क्या करेंगे? अगर बच्चे पढ़ाई करके कहीं अच्छी जगह लग जाएँगे या अपना भविष्य उज्ज्वल कर लेंगे, तो फिर हम तो हमारा हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा।
तो समस्याएँ थोड़ी थीं, फाइनेंशियल समस्याएँ सबसे ज़्यादा मेन होती हैं, वो थीं। पर ठीक है, अंततोगत्वा जो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो ठीक है, उनका जो उद्देश्य था, जो उनका सपना था, वो पूरा हो गया, हमारा भी सपना पूरा हुआ, तो अच्छा रहा ये सब। आपको प्रशासनिक सेवा में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, और बताइए इसके बारे मुझे प्रशासनिक सेवा में जाने की प्रेरणा मेरे घर से ही मिली। मेरे घर में भी लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं। मेरे पिताजी खुद सरकारी नौकरी में शिक्षक थे और सभी एग्ज़ाम क्वालीफाई करके, है ना, सब लोगों ने प्राप्त किया। मेरे बड़े पापा जी भी शिक्षक रहे हैं। तो हमारा एक माहौल ऐसा था कि उसमें मतलब एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है और उसके लिए तैयारी करनी है। इसका कहीं न कहीं बैकग्राउंड दिमाग में असर रहा। तो जैसे ही मैं कॉलेज में पहुँचा, तो कहीं न कहीं ये था कि हाँ, आप तैयारी कर सकते हैं। एक जो प्रेरणा मिलती है वो घर से ही थी। खुद मेरे पिताजी स्वयं उन्होंने एग्ज़ाम क्वालीफाई किया और फिर मेरी आँखों के सामने शिक्षक बने थे। मैं में? उसमें 7वीं क्लास में था, है ना? तो वो सब चीज़ें मैंने अपनी आँखों से देखी थी। तो वो एक मेरे लिए प्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा, मेरे पिताजी। अच्छा, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अब आप क्या करना चाहेंगे? मेरा फ्यूचर प्लान अभी तो देखिए, मैं इस पद में चयनित हुआ हूँ, बहुत अच्छा पद है। हर एक पद देखिए सबका महत्व होता है, जी, लेकिन अब एक होता है, एक आपका जो सपनों का पद होता है ना, ड्रीम जॉब जिसे या ड्रीम है ना जी, पोस्ट जी। कहते हैं। तो वो जिला उप-जिलाध्यक्ष की पोस्ट जिसे डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, वो है। और उसको प्राप्त करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। देखिए, जब ईश्वर का आशीर्वाद और सबका आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्दी वो भी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, इस बार आयोग ने सिलेबस में काफ़ी परिवर्तन किया प्री जी, मेंस में, जी। तो इसका कुछ असर पड़ेगा तैयारी पर? थोड़ा-सा असर पड़ेगा। इतना जो लोग एक तो थोड़ा-सा डर का भी माहौल है। लोगों ने समझा कि यार बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई हैं, जी, है ना? जी। बहुत बहुत बृहद परिवर्तन किया गया है। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पुराना सिलेबस था, उसमें से बहुत कम चीज़ें हटाई गई हैं और बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। परिवर्तित नहीं किया गया है, बहुत कम चीज़ें हटाई गई हैं, बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ दी गई हैं। तो आपको अपनी तैयारी को थोड़ा-सा बढ़ाना है। पूरी तैयारी बदलना नहीं है, ना ही स्ट्रैटेजी बदलनी है, ना ही आपको मटेरियल चेंज करना है। आपको अपनी बस तैयारी में जो नई टॉपिक ऐड किए गए हैं, उनके हिसाब से अपने मटेरियल नए ऐड कर लेना है। और वो तो देखिए, हर अटेम्प्ट में आप अपने मटेरियल में कुछ न कुछ इज़ाफ़ा करते हैं। तभी आप जब तैयारी करते-करते आपके पास किताबों का अंबार जो कहते हैं ना ढेर लग जाता है। तो इसी प्रकार लगता है कि जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ या नए प्रश्नों का समावेश हुआ, तो उस हिसाब से आप तैयारी या नए सोर्सेज़ को अपने तैयारी में शामिल करते हैं। तो अभी सिलेबस चेंज हुआ है, जो भी नए टॉपिक हुए हैं उसके हिसाब से आपको सोर्सेज़ को शामिल करना है। अभी मार्केट में बुक्स नहीं आई हैं, विदिन 1 और 2 मंथ सारी बुक्स आ जाएँगी। और जिनको अभी लग रहा है कि किताबें नहीं हैं, तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे या इग्नू की वेबसाइट पे जो इग्नू की साइट है, वहाँ पे सारे टॉपिक्स के मटेरियल वहाँ पे रखे हुए हैं। आपको बस सर्च करना पड़ेगा। बहुत सारी साइट्स होती हैं, जिनमें जो बहुत ही है ना क्रेडिबल साइट्स हैं, आप वहाँ पे आपको मटेरियल पूरे हैं। आपको उसमें जाना है, सर्च करना है और मिल जाएगा। अगर पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो प्रिंट आउट लेना है। अगर पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको मोबाइल से मतलब साइट में ब्राउज़ करके आपको नोट्स बनाने हैं। तो थोड़ा-सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये उसी मेहनत का फिर परिणाम अच्छा होता है। जब तैयारी के दौरान कई बार हताशा, निराशा भी आती है, कई बार लगता है यार कहाँ कर रहे हैं, थक गए, कुछ हो नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? जी, अपने आप पे विश्वास बनाए रखें। जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई कि मैंने अपने तैयारी पे और खुद पे विश्वास रखा था। हालाँकि विश्वास टूटता है, डगमगाता है, डर भी लगता है कि जी, यार जी। जैसे-जैसे समय या उम्र बढ़ती है और जब तैयारी नहीं हो पाती या अपेक्षा अनुरूप परिणाम नहीं प्राप्त होता है, तो डर लगता है कि यार जैसा कर रहे हैं, क्या वैसा कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? हुँ, हुँ। तो मैं कहता हूँ कि अपनी मेहनत पे और अपने माता-पिता के आशीर्वाद पे, सब पे भरोसा बनाए रखें। सफलता मिलती है, किसी को पहले अटेम्प्ट में मिल जाती है, किसी को तीसरे-चौथे अटेम्प्ट में मिलती है। अभी तैयारी के दौरान मैं 2-4 कई लोगों को जानता हूँ जो 11-12 से तैयारी कर रहे थे, है ना? फिर उन्होंने कोई छोटी-छोटी नौकरियाँ जो होती हैं, उन्होंने पकड़ी और साथ में और दूसरे काम भी किए। तो कंसिस्टेंटली जो लगे रह गए, उनको मिला। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बस यही आपका जीवन है, कि आपको बस इसी में अपने आप को झोंक देना है, ये नहीं कहूँगा। ये सिर्फ़ देखिए व्यक्तिगत आपका निर्णय होना चाहिए। अगर आपको मतलब लगता है कि यही आपका जीवन यहीं से परिभाषित होता है, ये आपने पाना आपका मतलब एक इच्छा है, सपना है, तो आप इसमें आपको लगातार थोड़ा-सा धैर्य बनाना पड़ेगा और अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, जिससे आप जो भी निराशा या हताशा आती है, आप उससे मुकाबला कर सकें। क्या आप विकल्प ज़रूरी मानते हैं? जैसे कि जैसे मान लीजिए किसी कारण से पीएससी में लोगों का नहीं हो पा रहा, तो क्या विकल्प होना चाहिए? जी, बिल्कुल होना चाहिए। ये तो मैं मानूँगा क्योंकि आप कभी भी किसी भी एक ऑप्शन पर रिलाय नहीं कर सकते हैं। खुद मैंने भी कुछ प्लान रखे थे कि अगर ये चीज़ नहीं हो पाई, यहाँ पे नहीं हो पाता, एक निश्चित समय मैंने निर्धारित किया था। इस निश्चित समय तक मैं इसमें अपना पूरा योगदान दूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। उसके बाद अगर नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं समय के अनुसार अपने आप को दूसरी जगह के लिए स्थानांतरित कर लूँगा।
और एक चीज़ जो मैं मानता हूँ कि व्यक्ति को सब बदलते समय के अनुसार, मार्ग के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए, कभी भी अड़ना नहीं चाहिए। जब समय की मार्ग जैसी रहती है, उसी अनुसार अपने आप को चलना चाहिए। नदी की धारा जैसी हो, वैसे ही आपको चलना चाहिए, है ना? प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सबसे बड़ा संदेश यही है कि तैयारी पे पूरी तरह से फोकस्ड रहें। जो भी आपको टॉपिक है उसमें आप जो भी आपका सिलेबस है उसमें आप लगातार उससे जुड़े रहें। आपको ब्रेक नहीं देना है कि नहीं 1 हफ्ते पढ़ाई की फिर 5 दिन के लिए आपने ब्रेक दे दिया, फिर 1 हफ्ते पढ़ाई की फिर 4 उसके बाद ही कहीं न कहीं आप जाके उस कॉम्पिटिशन में क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम होती है और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो उस भीड़ में आप जो भी निर्धारित पद हैं, उनमें से अगर एक पद आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बनाई बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ मैं नहीं, जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, हर एक व्यक्ति यही बोलता है कि कंसिस्टेंटली आप तैयारी करने वाला ही जो निरंतरता जिसे कहते हैं, जिसके तैयारी में निरंतरता रहती है, वो अंततोगत्वा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो लक्ष्य कोई भी हो, अगर मन से और निरंतर प्रयास किया जाए तो सफलता जी, निश्चित बिल्कुल। रूप से मिल जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। जी।